मैं बीस्ट टेमिंग सेक्ट की हाई प्रीस्टेस हूँ। मैरिट पॉइंट कमाने के लिए आंखों में आंसू लिए मैंने 9,999 स्पिरिट्स बीस्ट को मुक्त किया और समुद्र किनारे किसी दयालु संत की तरह बैठ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार मेरी पकड़ में वही छोटा सा ऑक्टोपस आता था, नीले छल्लों वाला बेहद घातक विषैला ऑक्टोपस। आदत के अनुसार जब भी मैं उसे मुक्त करती उसके छोटे से माथे पर एक चुंबन जरूर देती। धीरे धीरे यह सिलसिला 1,00,000वें बार तक पहुंच गया। अब तो मैं उसे बिना सोचे समझे उठा लेती थी। अब तक तो मुझे काफी मेरिट मिल जाना चाहिए था, है ना? मेरी उंगलियां अनजाने में उसकी एक टेंटिकल को सहला देती हैं। ठीक है, अब जाओ। मैं कलाई झटक कर उसे वापस समुद्र में फेंक देती हूं, लेकिन तभी वह हवा में ही फूलने लगता है। उसकी 8 मोटी टेंटिकल मेरी कमर के चारों ओर कसकर लिपट जाती हैं। उसकी गहरी नीली आंखें किसी छिपे तूफान की तरह उथल पुथल से भरी थीं और उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। मुझसे फ्लर्ट करके अब भागने की सोच रही हो? ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना इंसान, तुम मुझ पर ऋणी हो। एक गर्म और भारी टेंटिकल मेरी जांघ के भीतरी हिस्से को छूता है। मैं पूरी तरह जम जाती हूं, शब्द तक नहीं निकलते। बीस्ट टेमिंग सेक्ट की हाई प्रीस्टेस होने के नाते मैंने अनगिनत जीवों को टेम किया था। इतने स्पिरिट्स, कीटों और पशुओं का पालन पोषण किया कि लगभग पूरा सेक्ट ही दिवालिया हो गया। फिर भी मैं आज तक उच्च पद तक नहीं पहुंच सकी। मास्टर ओरिन ने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए गहरी सांस भरी। कारण साफ है, उन्होंने कहा। तुमने इतने रोएंदार जीवों को सहलाया कि वे गंजे हो गए और अब तुम पर प्रेम ऋणी का पहाड़ खड़ा हो चुका है। फिर उन्होंने बेहद दुखी स्वर में आदेश दिया, इन्हें छोड़ दो, अपने सारे स्पिरिट बीस्ट को मुक्त करो और कुछ मेरिट कमाओ। मैंने अपने 9,999 में स्पिरिट बीस्ट को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मेरे कनिष्ठ साथी तुरंत मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। कोई मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगा। दीदी, कृपया इन्हें जाने दीजिए। अगर आप ऐसे ही इन्हें पालती रहीं तो हम कल्टीवेशन की गोलियां तक नहीं खरीद पाएंगे। आखिरकार मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। आंखों में आंसू लिए मैंने अपने 9,999वें स्पिरिट बीस्टों को अलविदा कहा। सालों तक मैंने अनगिनत स्पिरिट जीवों का पालन पोषण किया था, लेकिन अंत में केवल अपने नियति निर्धारित स्पिरिट पशु को ही अपने पास रखा। कुछ जीव जाते समय रो पड़े, जबकि कुछ बिना पीछे देखे भाग गए। मगर तभी मुझे एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। चीजों को मुक्त करने में भी मजा आने लगा था और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे हाथ बेचैन होने लगे, इसलिए मैंने चुपके से अपने बड़े भाई के कुछ स्पिरिट बीस्ट को भी मुक्त कर दिया। लारा, तुम आखिर कर क्या रही हो? मास्टर ओरिन, वो फिर से वही कर रही है, कोई उसे रोको। ओह, मैं बताना भूल गई। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। जब मैं आध्यात्मिक पशुओं के पालन पोषण में डूब गई थी, तब मैंने कल्टीवेशन जगत के आधे से ज्यादा स्पिरिट जीवों से कॉन्ट्रैक्ट बना लिए थे, यहाँ तक कि मच्छरों को भी नहीं छोड़ा था। और अगर मैं किसी चीज को मुक्त करने में डूब जाऊं तो पूरा बीस्ट टेमिंग सेक्ट कांप उठता है। कांपते हाथों से मास्टर ओरिन ने मुझे एक स्पेस पाउच थमाई। मेरे शिष्य, तुम मॉर्टल लोक में क्यों नहीं चली जाती? वहां बहुत सारे दुष्ट कल्टीवेटर हैं, तुम अकेले ही 10 का सामना कर सकती हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने मुझे सीधे मॉर्टल लोक में धक्का दे दिया और साथ ही एक सख्त आदेश भी दिया, जब तक तुम 10 लाख स्पिरिट बीस्टों को मुक्त नहीं करोगी तुम्हें वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने कंधे उचकाए। अगर वापस नहीं जा सकती तो नहीं जाऊंगी। मैंने आस्तीन झाड़ी और चारों ओर नजर दौड़ाई। सदियों बाद मोरकल लोक में वापसी। देखते हैं यहाँ कितना बदल चुका है। 2 हफ्तों तक लगातार दावतें उड़ाने और अपनी स्पेस रैली को स्नैक्स से भरने के बाद आखिरकार मुझे अपना असली काम याद आया। लेकिन साधारण मुर्गियां छोड़ने से मेरिट नहीं मिलता और फंसे हुए आध्यात्मिक जीव मिलना बेहद मुश्किल था। मैं गहरी सोच में डूब गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया। अगर समस्या नहीं है तो खुद ही समस्या पैदा कर दो। पहले स्पिरिट जीवों को पकड़ो, फिर उन्हें छोड़ दो। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह भी तो मुक्त करना ही हुआ, है ना? यही सोचकर मैं समुद्र किनारे बैठ गई, मुंह में मीठी कांटेदार टहनी दबाए और एक जाल बिछा दिया। मुझे उम्मीद थी कि एक साथ हजारों जीव फंसेंगे, लेकिन जाल में केवल एक छोटा सा चमकता नीला ऑक्टोपस आया। उसकी आंखों टेंटिकल आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रही थीं और उसके चारों ओर हल्की विषैली धुंध तैर रही थी। बेहतरीन गुणवत्ता। कल्टीवेशन जगत में होता तो कोई भी उसे अपना नियति निर्धारित स्पिरिट पालतू बना लेता, लेकिन अफसोस, अब मैं किसी नई चीज से जुड़ना नहीं चाहती थी। मैंने उसके गोल मटोल छोटे सिर को सहलाया और आदत के अनुसार उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। ये पशुओं को शांत करने की एक पुरानी रस्म थी। थोड़ी कल्टीवेशन ऊर्जा देने पर वे खुश हो जाते थे। जाओ नन्हे बच्चे, अगली बार थोड़ा सावधान रहना, दोबारा पकड़े मत जाना। मैंने उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन अगली बार फिर वही ऑक्टोपस मेरे जाल में था। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। क्या यह बेवकूफ है? उसकी छोटी टेंटिकल मेरी उंगलियों से चिपकी हुई थीं और उसकी नीली आंखें लगातार मुझे घूर रही थीं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, शायद मैंने इसे पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दी। इस बार मैंने उसे 3 बार चूम लिया। अब तो काफी होगा, है ना? लेकिन उसके बाद भी 10वीं बार, 100वीं बार, 1000वीं बार, हर बार वही ऑक्टोपस मेरे सामने लौट आता। हर बार वह मासूम और भोला बनने की कोशिश करता, जबकि उसकी टेंटिकल चुपके से मेरी उंगलियों से लिपटी रहती और जब तक मैं उसके माथे को चूम न लूं वह मुझे छोड़ता ही नहीं था।
जब मैं उसे दोबारा समुद्र में फेंकती तो वह अपनी गहरी नीली आंखों से मुझे ऐसे देखता जैसे मैं कोई निर्दयी धोखेबाजे हूं। क्या यह छोटा ऑक्टोपस मुझ पर मोहित हो गया है? मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। ये मजेदार था, और शायद अब मैं खुद भी इस खेल में फंस चुकी थी। 20,000 बार उसे पकड़ने के बाद मैंने अलग अलग जगहों पर बैठकर उसे पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अलग अलग दिशाएं, अलग अलग समुद्र, अलग अलग समय, लेकिन मैं जहां भी जाती, मॉर्टल लोक में रहते हुए मेरे जाल में हमेशा वही ऑक्टोपस फंसता, सिर्फ वही। कितना अद्भुत! मेरी आंखें चमक उठी और मैं पहले से भी ज्यादा उत्साह से खेलने लगी। बेशक जब जब याद रहता मैं उसे चुंबन देकर इनाम भी देती। बार बार पकड़ना, बार बार छोड़ना, और फिर लाखवीं बार। अब मैं पूरी तरह इस आदत में डूब चुकी थी। यंत्रवत तरीके से मैंने उसके सिर पर एक लंबा चुंबन दिया। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। मैंने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन अब तक तो मुझे काफी मेरिट मिल जाना चाहिए। मेरी उंगलियां अनजाने में उसकी ठंडी और चिकनी टेंटिकल को सहला रही थीं। और सच कहूं तो चाहे मेरिट मिला हो या नहीं, अब मेरा मन आगे जारी रखने का नहीं था। ये खेल अब थोड़ा उबाऊ होने लगा था। तभी मेरी नजर दूर पहाड़ी झरने के पास किसी और जीव पर पड़ी। शायद वह ज्यादा दिलचस्प होगा। मैंने अपनी पीठ से धूल झाड़ी और खड़ी हो गई। नन्हे ऑक्टोपस, लगता है हमारा साथ यहीं तक था। इस बार मेरे पीछे मत आना और दोबारा किसी के हाथों पकड़े मत जाना। मैं उसे उठाकर पूरी ताकत से समुद्र में फेंक देती हूँ और मन ही मन बुदबुदाती हूँ, जाओ। लेकिन वह न केवल जाता नहीं, बल्कि हवा में ही तेजी से विशाल होने लगता है। 8 मोटी टेंटिकल मेरी कमर के चारों ओर लिपट जाती हैं और मुझे अपनी ओर खींच लेती हैं। गहरे नीले रंग की डीमन ऊर्जा चारों ओर उमड़ पड़ती है। मेरे सामने एक लंबा, बेहद आकर्षक पुरुष खड़ा था। उसका एक हाथ मेरी गर्दन के पीछे कसकर टिक गया। उसकी गहरी नीली आंखों में जैसे दबे हुए तूफान छिपे हों। आवाज धीमी थी, लेकिन बेहद खतरनाक। मुझसे फ्लर्ट करके भाग जाओगी? ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करो, लड़की। तुम मेरी ऋणी हो। गर्म और भारी टेंटिकल मेरी कमर को और कसकर जकड़ लेती है, जबकि एक टेंटिकल बेहिचक मेरी जांग को छू जाती है। मैं भीतर ही भीतर कांप उठती हूँ। लगता है मैंने किसी ऐसे अस्तित्व को छेड़ दिया था जिसे बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए था। ये कोई साधारण छोटा ऑक्टोपस नहीं था। यह 1000 वर्ष पुराना गहरे समुद्र का डीमन था। स्पिरिट जीव अपने स्वामी से कॉन्ट्रैक्ट के बाद मानव रूप धारण कर सकते थे, लेकिन डीमन जीवों को अपने मूल रूप से बाहर आने के लिए इमॉर्टल की आधी अवस्था तक कल्टीवेशन करनी पड़ती थी। मैं अपने चेहरे से कुछ ही इंच दूर उसके सुंदर चेहरे को देखती हूँ, फिर अपनी कमर पर लिपटी टेंटिकल को। मेरे गले से सूखी निगल निकलती है। शरीर से बाहर निकलना, इमॉर्टल की आधी अवस्था। इसका मतलब क्या मॉर्टल लोक के सारे समुद्र तुम्हारे अधीन हैं? कलीन हल्का सा हंसता है। उसकी टेंटिकल और कस जाती है। अब समझ में आया? वह धीरे से झुकता है। तो अब मुझे चूम क्यों नहीं रही हो? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। उस वे गलतफहमी थी, सच में सिर्फ गलतफहमी। वह आंखें सिकोड़ता है। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी कलाई पकड़ लेती हैं। तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कहां कहां छुआ है? उसकी लंबी उंगलियां मेरे हाथ को अपने शरीर पर घुमाने लगती हैं, उसके उभरे हुए कंठ से लेकर चिकनी कॉर्बोन तक, फिर मजबूत सीने और सख्त पेट तक। जैसे ही वो मेरा हाथ और नीचे ले जाने लगता है, मैं झटके से हाथ खींच लेती हूँ। मेरा चेहरा गर्दन तक लाल हो चुका था। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा होगा। न जानने से यह सच नहीं बदलता कि तुमने मुझे छुआ। उसके होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं और मुझे छूने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं हकलाने लगती हूँ। मैं तुम्हारी ऋणी कैसे हो गई? क्लीन की टेंटिकल फिर मेरी कमर के चारों ओर कस जाती हैं और वह मुझे अपनी बाहों में खींच लेता है। वह इतना करीब झुक आता है कि उसकी नाक लगभग मेरी नाक को छूने लगती है। 2 विकल्प हैं। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मेरी पत्नी बनो। एक टेंटिकल मेरी जांघ पर धीरे से दबाव डालती है, या मेरी कॉन्ट्रैक्ट मालकिन बनकर हमेशा मेरे साथ रहो। उसकी अत्यधिक अंतरंग मुद्रा से मेरी सांसें उलझ जाती हैं और मैं घबराकर तुरंत बोल पड़ती हूँ, मैं नहीं कर सकती। मेरे पास पहले से ही एक नियत स्पिरिट बीस्ट है। हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। कौन? उसकी आवाज बर्फ जैसी हो गई। मैं ईमानदारी से जवाब देती हूँ, हम साथ बड़े हुए हैं और अभी मैं आरोहण के लिए मेरिट कमाने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु ओरिन ने साफ कहा है कि मैं और स्पिरिट बीस्ट स्वीकार नहीं कर सकती। कलीन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। पुरुष? हाँ, एक नीला सर्प, बहुत शक्तिशाली है। उसकी निगाहें खतरनाक हो उठती हैं। पेंटिकल धीरे धीरे कसने लगती हैं। तो तुम मुझसे ज्यादा एक सांप को पसंद करोगी? दबाव थोड़ा दर्द देने लगता है, लेकिन मैं फिर भी धैर्य से समझाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, बस मेरे बॉन्डिंग स्लॉट पहले से भरे हुए हैं। क्यों ना मैं अपने साथी से पूछ लूं, तुम्हारे लिए शिष्य? उसने अचानक मेरी ठुड्डी इतनी जोर से पकड़ ली कि मैं सिहर उठी। 1,00,000 बार। वो दांत भींचता है। तुमने मुझे 1,359 बार चूमा और अब मना कर रही हो? तभी मुझे एहसास होता है कि उसके लिए यह कितना गंभीर था। मैं तुरंत हाथ हिलाकर सफाई देने लगती हूँ। वह तो पशु वशीकरण का शांत करने वाला अनुष्ठान था। सच में मैं हर स्पिरिट जीव के साथ ऐसा ही करती हूँ। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, समुद्र में अचानक विशाल लहर उठती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। और किस किस को चूमा है? मैं उंगलियों पर गिनने लगती हूँ। छोटे सफेद खरगोश, गिलहरियाओं, आकाशीय सारस। बस वह गुस्से से मेरा चेहरा पकड़ लेता है। अब से तुम सिर्फ मुझे चूमोगी। कलिन की उंगलियां मेरी ठुड्डी पर टिकी थीं। मुझे चुनोगी?
या उस सांप को? उसकी सांसें गर्म थीं, आंखें गहरी। मैं हाँफते हुए चेहरे से पानी की बूंदें पोंछती हूँ और लंबी सांस छोड़ती हूँ। तुम्हें मुझे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरती है, जैसे उसे लगा हो कि मैं आखिरकार मान गई। लेकिन अगले ही पल मेरे शब्दों ने उसे फिर वहीं पहुंचा दिया। किसी अनुबंधित स्पिरिट बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केवल माथे पर चुंबन या दोनों पक्षों की सहमति से रक्त अथवा द्रवों का आदान प्रदान काफी होता है। मैं उसे गंभीरता से देखती हूँ। अगर तुम सच में मेरे कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बीस्ट बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी, लेकिन जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं धैर्य से समझाती रहती हूँ, और अगर मैं तैयार ना होती तो जादू उल्टा भी पड़ सकता था। ये बहुत खतरनाक है। मैं उसके कंधे पर हल्की थपकी देती हूँ। ऐसा दोबारा मत करना। कलीन का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी नीली आंखें लगातार मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, मानो वह किसी मजाक का संकेत ढूंढ रहा हो। लेकिन मैं पूरी तरह गंभीर थी। मैं खुद से बुदबुदाई, बीस्ट टेमिंग बहुत रूढ़िवादी है। हमारे सारे स्पिरिट पशु कल्टीवेशन जगत के सामान्य स्पिरिट जीव होते हैं। किसी भी शिष्य ने कभी किसी डीमन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, फिर कंधे उचकाकर बात टाल देती हूँ। खैर, जो भी हो, मैं मुख्य प्रीस्टेस हूँ। मास्टर ओरिन ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा डांटेंगे। मैं हाथ बढ़ाकर क्लीन के सिर पर थपथपाती हूँ। चूंकि अब हम बन चुके हैं तो आगे से तुम मेरे साथ चलोगे। तुम्हें मानव रूप पसंद है या मूल रूप? मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखती हूँ। वैसे मेरा सुझाव है कि तुम वापस छोटे ऑक्टोपस बन जाओ। तुम्हारा यह मानव रूप बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है। फिर मैं अपनी छाती के पास सिली हुई पशु थैली की ओर इशारा करती हूँ। मैं आमतौर पर अपने आत्मिक पशुओं को यहीं रखती हूँ। कभी कभी उनके मुलायम सिर सहलाना अच्छा लगता है। अंदर आना चाहोगे? कलीन के माथे की नसें उभर आती हैं। उसका चेहरा पहले काला पड़ता है, फिर लाल, फिर दोबारा काला। आखिर में वह ठंडी सांस छोड़ता है और अगले ही पल वह वापस एक छोटे ऑक्टोपस में बदल जाता है। उसकी 8 छोटी टेंटिकल मेरे कॉलर को खींचने लगती हैं, जैसे गुस्से में शिकायत कर रही हूं। उसका गोल छोटा सिर नाराज होकर मेरी छाती से टकराता है, फिर अनिच्छा से थैली के अंदर घुस जाता है। सिर्फ उसकी 2 नम नीली आंखें बाहर रह जाती हैं, जो लगातार मुझे घूर रही थीं। ओह, ये तो बहुत प्यारा है। अब मैं क्या करूं? मेरा मन फिर से उसे सहलाने का करने लगा। अगले दिन कल्टीवेशन ऊर्जा पूरी तरह लौट आने के बाद मैं क्लीन को साथ लेकर नई मुक्ति यात्रा पर निकल पड़ी। और इस बार समुद्र तट पूरी तरह वर्जित था। मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से क्लीन को ही ना पकड़ लूं, इसलिए इस बार मैं समुद्र छोड़कर घने जंगलों की ओर निकल गया। मैंने सोचा था कि मोर्टल लोक के अधिपति क्लीन की मदद से मेरा काम दोगुनी तेजी से होगा, लेकिन सच तो यह था कि उसके साथ हर कदम पर नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। कितना प्यारा छोटा खरगोश है। मैं नीचे झुककर चांदनी में चमकते उस सफेद खरगोश को धीरे धीरे सहलाने लगी। उसकी माणिक जैसी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके नरम कान फड़फड़ा रहे थे। उसे देखकर मेरा मन हुआ कि उसके छोटे से सिर पर एक चुंबन दे दूं। जैसे ही मैं झुकी, अचानक एक टेंटिकल मेरी कमर के चारों ओर कस गई। मैं आधा कदम पीछे खींच गई। क्या हुआ? मैं हैरानी से पीछे मुड़ी। कलिन जाने कब मानव रूप में बदलकर मेरे ठीक पीछे खड़ा हो चुका था। उसकी नीली आंखें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। इतने कमजोर स्पिरिट खरगोश को छोड़ने से तुम्हें मुश्किल से कोई मरिट मिलेगा। उसके बोल खत्म भी नहीं हुए थे कि खरगोश अचानक अकड़कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे डर के मारे मरने का नाटक कर रहा हो। कलीन ने चुपके से छोड़ा हुआ अपना दबाव वापस खींच लिया और पूरी मासूमियत से मेरी तरफ देखने लगा। मेरी गलती नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। ये बस बहुत डरपोक है। आगे बढ़ते हुए हमें एक घायल आकाशीय सारस मिला। उसके बर्फ जैसे सफेद पंख खून से सने हुए थे और वो बेहद दयनीय लग रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, मैंने धीरे से कहा और उसके पंखों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। थप! अचानक क्लिन का हाथ मेरे और सारस के बीच आ गया। बेचारा सारस डरकर पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया, पीछे बस कुछ सफेद पंख छोड़ गया। कलिन! मैंने गुस्से से पैर पटका। वह बिल्कुल सीधे चेहरे से बोला, उसमें परजीवी थे। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब हमें एक छोटा हरा सांप मिला। मैं जैसे ही उसके करीब झुकी, वह ऐसे मुड़ा और भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। भागते भागते वह एक पेड़ से भी जा टकराया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाकर कलीन को घूरा। और इस बार तुम्हारा क्या बहाना है? कलिन ने आराम से अपनी आस्तीन सीधी की और बोला, सांप स्वभाव से ही कामुक होते हैं। ऐसे जीव तुम्हारी पवित्रता को दूषित करते हैं। यह सरासर पक्षपात है। मैं तुरंत सांपों की तरफदारी करने लगी। रून भी तो सांप है और वह पूरी तरह सभ्य है। कलीन अचानक झुक गया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी ठुड्डी उठाती हैं। मैंने तुमसे कहा था। उसकी नीली आंखों में दबे हुई भावनाएं उभर आईं। तुम सिर्फ मुझे छू सकती हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद गंभीर थी। अगर तुमने किसी और स्पिरिट बीस्ट को छुआ तो मैं उन सबको सूप बनाकर उबाल दूंगा। मैंने तुरंत आंखें चौड़ी कर लीं। मैं उसे समझाने ही वाली थी कि स्पिरिट पशुओं के साथ सद्भाव से रहना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकत ने मुझे पूरी तरह चुप करा दिया। वह अचानक फिर से छोटे ऑक्टोपस में बदल गया और धड़ाम से मेरी बाहों में कूद पड़ा। उसकी 8 टेंटिकल मेरी कमर से कसकर लिपट गईं और उसका गोल सिर किसी चिपकू बच्चे की तरह मेरी छाती से आ लगा। मैं उसे देखती रह गई। मोरकल लोक का सबसे शक्तिशाली अधिपति और व्यवहार किसी ईर्ष्यालु छोटे बच्चे जैसा। आखिर यह इतना चिपकू कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी मेरा दिल तुरंत पिघल गया। ठीक है, इस बार तुम्हें ही दुलारूंगी।
मैं खुद को समझाने लगी, नए बंधे हुए स्पिरिट पशु ऐसे ही होते हैं, थोड़े चिपकू, थोड़े ईर्ष्यालु, बाद में ठीक हो जाते हैं। मेरी उंगलियां अनजाने में उसके ठंडे और चिकने सिर को सहलाने लगीं। तभी मुझे हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। नीचे देखा तो उसकी एक छोटी तंतु खुशी से मुड़ रही थी। मैं हंस पड़ी, नन्हे से तू तो कमाल का है। मैंने सख्त चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। हालांकि मेरा हाथ उसे और भी नरमी से सहला रहा था। कलिन मानो मौका पाकर और गहराई से मेरी हथेली में घुस आया। उसकी टेंटिकल मेरी कमर पर और कस गईं। इस तरह देखते ही देखते 5 साल बीत गए। कभी कभी मुझे मास्टर ओरेन और बाकी साथियों की याद आती थी। इन 5 वर्षों में क्लीन के साथ रहते रहते मैंने मेरिट कमाने का एक बेहद चालाक तरीका खोज लिया था। क्लीन बुरा आदमी बनता, स्पिरिट बीस्टों को पकड़ लेता, फिर मैं अच्छी साधिका बनकर उन्हें मुक्त कर देती। इस तरह मेरा मेरिट लगातार बढ़ता गया। मास्टर ओरेन द्वारा दिया गया 10 लाख बीस्टों का लक्ष्य तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका था, उन बेचारे स्पिरिट बीस्टों की बदौलत जिन्हें बार बार पकड़ा और छोड़ा जाता था। धीरे धीरे हमारी चर्चा पूरे मोर्टल लोक में फैल गई। कहा जाने लगा कि एक अजीब डीमन है जो स्पिरिट बीस्टों को पकड़ने में माहिर है। वह बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसके तरीके क्रूर हैं। वह स्पिरिट बीस्टों को बांध देता है, उनकी आंखों पर पट्टी बांधता है, उनका मुंह बंद कर देता है। हालांकि वह उन्हें खाता नहीं, छूता तक नहीं, बस उन्हें डर से कांपते हुए देखता रहता है। और उससे भी अजीब बात, उस डीमन के पीछे हमेशा एक पवित्र स्त्री साधिका दिखाई देती है। वह सुंदर और दयालु है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध और शांत है। जैसे ही डीमन चला जाता, वह प्रकट होकर स्पिरिट जीवों को बचाती, उनके घाव भरती और उन्हें मुक्त कर देती। धीरे धीरे स्पिरिट जीव उसे दयालु छोटी परी कहने लगे और क्लीन को क्रूर डीमन स्वामी। जब हमने पहली बार यह अफवाह सुनी तो कलिन का चेहरा इतना काला पड़ गया मानो उस पर स्याही पोत दी गई हो। और मैं इतनी जोर से हंसी कि पेट पकड़ना पड़ गया। मेरी हंसी से चिढ़कर कलिन मेरे करीब झुक आया। उसकी नीली आंखें गुस्से से चमक रही थीं। अगर दोबारा हंसी तो तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बांध दूंगा और मुंह भी बंद कर दूंगा। मैंने मासूमियत से पलकें झपकाईं। और फिर क्या तुम मुझे गुदगुदी करोगे? मेरी अपनी कल्पना पर मुझे और भी जोर से हंसी आ गई। कलिन की आंखें और गहरी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में कुछ कर सकता है। उसकी प्रभुत्व भरी निगाह देखकर मैंने समझदारी से पीछे हटना ही बेहतर समझा। ठीक है, माफ कर दो। मैंने उसकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। तुम मेरे सबसे अच्छे हो। यह तरीका मेरे पुराने स्पिरिट बीस्टों पर हमेशा काम करता था, लेकिन न जाने क्यों कलिन पर इसका असर कभी वैसा नहीं होता था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं उमड़ती जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाती। वह गहरी सांस लेकर मुश्किल से हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाता। सच कहूं तो क्लीन को मेरे बेहद करीब रहना बहुत पसंद था। कॉन्ट्रैक्ट स्थापित होने के बाद हमारे मन और आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई थीं। जब हम में से कोई एक कल्टीवेशन करता तो दूसरा भी कल्टीवेशन ऊर्जा प्राप्त करता। फिर भी क्लीन हमेशा किसी न किसी बहाने थोड़ी साथ कल्टीवेशन की मांग करता रहता। और अजीब बात यह थी कि जब वह मेरे बेहद करीब होता, मेरा मन असामान्य रूप से शांत हो जाता। मेरी कल्टीवेशन की गति इतनी बढ़ गई थी कि वह वर्षों के एकांत अभ्यास से भी तेज थी। अगर यही रफ्तार रही तो शायद एक शताब्दी के भीतर हम दोनों साथ में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते थे। लेकिन एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही थी। आज मानव रूप में बैठा कलीन मेरे होंठों के कोने से मिठाई का छोटा सा दाग पोंछ रहा था। तभी मेरी नजर उसकी दाहिनी हथेली पर पड़ी। वहां एक छोटा सा सिंदूरी रंग का टैटू बना हुआ था, जिससे ऐसी कल्टीवेशन ऊर्जा निकल रही थी जो मेरी नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वह उसकी अपनी शक्ति होगी, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया, वह एक डीमन है। डीमन में कल्टीवेशन ऊर्जा कहां से आती है? तो फिर यह चिन्ह किसने बनाया? ये टैटू किसका है? कलीन का शरीर अचानक तन गया। जो हाथ अभी तक मेरे गाल को धीरे धीरे सहला रहा था, वह चुपचाप नीचे खिसक गया। लंबी खामोशी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अगले ही पल वह छोटे ऑक्टोपस में बदलकर मेरे सिर पर आकर बेजान सा लटक गया। ओह, मैंने और कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपना मीठा पैनकेक खाने लगी। लेकिन न जाने क्यों मेरे सीने में अचानक अजीब सी भारीपन भर गई, मानो भीगी हुई रुई का कोई गट्ठर भीतर दब गया हो, भारी, खट्टा और बेचैन करने वाला। तभी झन मेरे स्पिरिट रियलम में अचानक गहरी कंपन उठी। मैं तुरंत जम गई। यह रून था, वह जागने वाला था। मेरे सिर पर बैठा कलिन भी जैसे कुछ महसूस कर चुका था। उसकी छोटी टेंटिकल हल्की सी कस गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने जल्दी से जवाब दिया और बेचैनी दबाने के लिए चाय का घूंट लिया। लेकिन भीतर उठती कंपन और तेज होती जा रही थी, चेतावनी की तरह। भागो रून, मेरा नियत स्पिरिट पशु। हम बचपन से साथ थे और उसकी अधिकार भावना क्लीन से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। अगर उसे पता चल गया कि उसकी नींद के दौरान मैंने न केवल हजारों स्पिरिट बीस्टों को अपनाया, बल्कि एक डीमन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो मेरा अंत तय था। मैं घबराकर सोचने लगी, क्या अभी भी क्लीन को छोड़कर भाग जाना संभव है? जब मैं छोटी थी तब गुरु ओरिन स्वयं मुझे छाया के रसातल में ले गए थे ताकि मैं अपना नियत स्पिरिट पशु प्राप्त कर सकूं। रून एक प्राचीन ड्रैगन देवता के वंश का वाहक था, दुर्लभ नीले रसातल सर्प का उत्तराधिकारी। हमने सोल से कॉन्ट्रैक्ट बांधा था, रक्त से शपथ ली थी।
जीवन और मृत्यु तक एक दूसरे का भाग्य साझा करने की प्रतिज्ञा की थी। 150 वर्ष पहले उसके भीतर ड्रैगन देवता का रक्त जागृत हुआ और वह गहरी निद्रा में चला गया। अब वह जाग रहा था। मेरी हथेली में रखा आत्मा गोला लगातार कांप रहा था। अब समय आ चुका था कि मैं क्लीन को सब समझाऊं। मैं जल्दी जल्दी एक कल्टीवेशन पर्वत खोजती हूँ और आत्मा गोले के चारों ओर परत दर परत सुरक्षात्मक फॉर्मेशन बिछाने लगती हूँ, क्योंकि रून का जागरण हमेशा भयंकर थंडर ट्रिब्यूलेशंस के साथ आता था। पूरे 7 दिनों तक मैं वहां से एक पल भी नहीं हटी। हर दिन अपने ही सार रक्त से गोले को पोषण देती रही। गोला लगातार अधिक चमकदार और गर्म होता गया, जबकि मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ता गया। मेरे पास चुपचाप बैठा कलीन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नीली आंखें गहरी हो गईं। क्या वह इतना महत्वपूर्ण है? उसकी आवाज भारी थी। बिल्कुल, मैंने हाँफते हुए होंठों से खून पोंछा। रून ही मेरा एकमात्र नियत स्पिरिट पशु है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। मैं थोड़ा झिझकी, फिर धीरे से बोली, अगर तुम भी शांत रहो तो शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसने तुरंत काटते हुए कहा। वह शब्द मानो उसे भीतर तक चुभ गए हों। क्लीन की आंखों में तूफान उमड़ पड़ा। वह अचानक घूम गया। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी, जैसे अगले ही पल वह मेरी नजरों से गायब हो जाएगा। लेकिन आधा कदम चलने के बाद वह रुक गया। उसने लंबी सांस ली, फिर गुस्से से भरा हुआ वापस आकर चुपचाप मेरे पीछे पालथी मारकर बैठ गया। तुरंत गर्म और उग्र डीमन ऊर्जा मुझे चारों ओर से घेर लेती है। वह ऊर्जा मेरी कमजोर नसों में भरने लगी, मुझे संभालने लगी। कलीन दांत पीसते हुए बोला, निकम्मा सांप। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। जब वह बाहर आएगा मैं उसे पकड़कर सूप में उबाल दूंगा। मैं धीमे से मुस्कुराई, लेकिन उसके शब्दों में छिपी ईर्ष्या और कड़वाहट साफ महसूस कर सकती थी। और न जाने क्यों मेरा दिल कस गया। पहले मुझे अपने स्पिरिट बीस्टों को मेरा ध्यान पाने के लिए लड़ते देखना मजेदार लगता था, लेकिन क्लिन को इस हालत में देखकर मेरे सीने में दर्द होने लगा। मेरी उंगलियां उसकी तनावग्रस्त पीठ को सहलाने के लिए बेचैन हो उठीं। मैं उसकी भौहों के बीच की शिकन मिटाना चाहती थी। यह भावना मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैं कब से उसकी इतनी चिंता करने लगी? मैं अभी इस सवाल को समझ भी नहीं पाई थी कि धड़ाम, पहली बिजली ने आसमान चीर दिया। भयानक दबाव के कारण मैं वहीं जड़ हो गई। खून तुरंत उल्टा बहने लगा। विपत्ति के नियमों ने क्लीन को बेरहमी से मुझसे दूर धकेल दिया। धड़ाम, 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 एक के बाद एक बिजली ऐसे गिर रही थी जैसे आकाश से विशाल हथौड़े बरस रहे हों। मैं कांपते हुए तंत्र को पकड़े रही। मेरी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। फॉर्मेशन के बाहर क्लीन का शरीर धनुष की तरह तना हुआ था। उसकी डीमन ऊर्जा बेकाबू होकर मेरी ओर बढ़ रही थी। फिर अंतिम बिजली गिरी। पूरी दुनिया मानो सफेद रोशनी में डूब गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पीछे गिरने लगी। लायरा! क्लीन की आंखों के कोने लाल पड़ गए। वह बिना सोचे मेरी ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले एक गहरी हरी आकृति बिजली की तरह आगे आई। पतली लेकिन मजबूत बांह मेरी कमर के चारों ओर लिपट गई। परिचित ठंडी खुशबू मुझे घेर लेती है। रून, नादान लायरा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। ड्रैगन रक्त की शक्तिशाली ऊर्जा उसकी ठंडी खुशबू के साथ मेरे शरीर में उतर गई। मेरे सारे घाव तुरंत शांत होने लगे। मैं कांप उठी और अनायास संतुष्टि भरी सांस निकल गई। रून ने मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा था मानो मुझे अपनी हड्डियों में समा लेना चाहता हो। लंबी नींद के कारण उसकी आवाज खुरदरी थी और तड़प से भरी हुई। लायरा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं भी अनायास उससे लिपट गई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया रून। उसके शरीर से आती परिचित ऊर्जा मुझे भीतर तक सुकून दे रही थी। मेरे पीछे कैलिन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ चुके थे। उसकी नजरें रून की उस बाहें पर जमी थीं जो मेरी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी नीली आंखों में क्रोध और दर्द दोनों उफन रहे थे। रून ने धीरे से नजर उठाई। उसकी ठंडी और उदासीन आंखें कैलिन को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई कीड़े को देखता है। दूर हटो। रून ने मुझे और करीब खींच लिया। उसके होंठ मेरे बालों को छू गए। मेरी लायरा को तुम्हारे जैसे गंदे डीमन छू नहीं सकते। अगले ही पल कैलिन की डीमन ऊर्जा विस्फोट की तरह फैल गई। धरती धीरे धीरे फटने लगी। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। आंखों में तूफान उमड़ रहा था। वह एक एक शब्द चबाकर बोला, एक निकम्मा सांप जिसे अपने स्वामी से अपने लिए बिजली की विपत्ति झेलवानी पड़ी। उसकी मुस्कान और ठंडी हो गई। और तुम भौंकने की हिम्मत भी रखते हो?